वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और मैं अभिनव आपके लिए लेकर आ गया हूँ 64th बीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन, जिसका कि ये पार्ट 3 है। इससे पहले के दो पार्ट्स में हम लोग टोटल 75 सवाल देख चुके हैं और आज पार्ट 3 है, जिसमें कि हम 76 नंबर सवाल से 112 नंबर सवाल तक देखेंगे। यहाँ पर हम लोग चीजों को धीरे धीरे समझते हैं और हमारा यही इंटेंशन होता है कि भले एक वीडियो की संख्या बढ़ जाए, लेकिन जो हम यहाँ पर सोचे समझे, जो डिस्कस करें और उससे हमारे अंदर एक टेंडेंसी मतलब डेवलप हो कि हम ट्रेंड को समझ सकें, ट्रेंड को पकड़ सकें। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया आज का, और क्वेश्चन नंबर 76 कि 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहां संबोधित किया। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं, जिसका आज कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन आप समझ गए कि इस तरीके से अगर बिहार में प्रधानमंत्री का विजिट होता है और अगर कुछ इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया जाता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, स्वच्छता से रिलेटेड है और महात्मा गांधी जी के पूरे हुए थे 150 ईयर्स, तो उनके ही कार्य क्षेत्र में यानी मोतिहारी। करेक्ट आंसर हो गया 76 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, और यहां बात की जा रही है एनडीएमए। एनडीएमए का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसको अगर मैं इंग्लिश में बोल दूं तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओके, ने अप्रैल 2018 में सीबीआरएन इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर किया था? ये काफी चर्चित विषय था और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है पटना में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, करंट अफेयर बेस्ड है, आज कोई रेलेवेंस नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 4G सिग्नल की उपलब्धता से दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो टॉप 20 सिटीज में फर्स्ट रैंक पर कौन था? या ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना का कौन सा पोजीशन है। तो अच्छी बात यह थी कि पटना का जो रैंक है ओवरऑल 1 था। करेक्ट आंसर 78 का ऑप्शन ए। ठीक, करेंट्स है, इसमें रुकने का कोई फायदा नहीं है। ये क्वेश्चन 79 नंबर, इन विच सिटी ऑफ बिहार सुलभ इंटरनेशनल लॉन्च चीपेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट सुलभ जल। तो इस तरीके के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 80 कि मतलब बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? यहाँ पर टोटल 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पांचवा तो आप जानते ही ऑप्शन ई जो होता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट गलत है और उसको आपको बताना था कि क्या ये जो योजना है इसका वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ प्रस्तावित है? ये बात सही थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन, ये भी सही है। लेकिन ये जो बात की गई थी कि जन्म से लेके उसके ग्रेजुएट होने तक किसी बच्ची के टोटल यहाँ पे 60,000 रुपया सरकार खर्च करेगी हर एक बच्ची पर, तो ये वाली जो बात है यहाँ पर वो गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली 54,000 होता था। तो इस हिसाब से देखते हैं कि ये करेक्ट जो यहाँ पर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है, असत्य पूछा गया है, तो सी जो है वो इनकरेक्ट है। बाकी कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 प्रदान किया जाता है रुपया, ये बात बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम। तो ये देखिए, क्वेश्चन जो है आपको चले जाना है पाषाण काल में, तब इसका जवाब ढूंढिए, हड़प्पा में नहीं ढूंढना है, क्योंकि अर्लीस्ट एविडेंस इंडिया का पूछा जा रहा है। अंजीरा से, सादात से, या किसी गुल मोहम्मद से, या मेहरगढ़ से। ओके, इस तरीके से चीजों को सोचिए और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बात हो रही है मेहरगढ़ की। ओके, तो यहाँ पर मैंने जरा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है और आप इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो हमें ट्रेस मिलता है बार्ली के कल्टीवेशन का, वो करीब 7500 बीसी का प्रतीत होता है, यानी ये अर्लीस्ट एविडेंस है। और यहाँ पर एविडेंस जो है डोमेस्टिकेशन के पता चले हैं कि लोग यहाँ पर भेड़ बकरी डोमेस्टिकेट करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82
भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो देखिए ये एकदम ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होता है बीपीएससी में। तो आपको बौद्ध संगतियां कहाँ-कहाँ हुई हैं, जैन संगतियां कितनी और कहाँ-कहाँ हुई हैं, हर एक का ऑर्गेनाइजर कौन था, उसमें प्रेसिडेंट कौन था, ये सब कुछ आपको याद रख लेना है। तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी उनके मृत्यु के जस्ट बाद जो राजगीर का राजा है अजात शत्रु, उसके द्वारा बौद्ध संगति कराई गई थी। ओके, और ये करीब बात हो रही है 400 बीसीई की। ठीक है, आप समझ गए किस समय की बात हो रही है। इस समय प्रेसिडेंट कौन थे? तो महाकश्यप जो थे ये प्रेसिडेंट थे, और राजगीर में जो सतपर्णी केव्स हैं वहां पर ये काउंसिल हुई थी। तो सतपर्णी केव्स के ऊपर भी एक बार सवाल पूछा जा चुका है, यानी कि पहला बौद्ध काउंसिल, दूसरा, तीसरा, चौथा, हालांकि टोटल 6 हुए हैं अब तक, लेकिन आपको 4 जो हैं वो पता होने चाहिए। जो बाकी 2 हैं यानी 5th और 6th वो म्यांमार में हुए हैं, अभी रिसेंट टाइम्स में हुए हैं, 100-200 साल पहले। उनका उतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ नॉलेज के हिसाब से आप जान सकते हैं उन्हें भी। तो जो 4 काउंसिल हुई, एक जो पहली हुई वो राजगीर में हुई, दूसरी जो हुई वैशाली में हुई, तीसरी पटना में या पाटलिपुत्रा में, और चौथी जो हुई कश्मीर में हुई। जो पहली थी अजात शत्रु के द्वारा कराई गई, महाकश्यप उसमें प्रेसिडेंट थे। दूसरा वैशाली में कालाशोक के द्वारा, और वहां पे सब कामी प्रेसिडेंट थे। तीसरा पाटलिपुत्रा में अशोक के समय में, अशोक मौर्य के समय में, और मोगालीपुत्र तीसरा जो है वो प्रेसिडेंट थे। और चौथा जो हुआ कुंडलबन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था, और वसुमित्र उसमें चेयरपर्सन थे। और आपको बताना है कि उसमें वाइस चेयरपर्सन कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, ये आप मुझे बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचालन किया है? Who among the following first issued gold coins on a large scale? पुष्पमति शुंग, मेनांडर, या फिर कडफिस, या गौतमी पुत्र सातकर्णी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी विमा कडफिस। ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि इसमें शायद ही कोई इंसान गलत करे। आप कोई भी बुक उठा लें या गाइड टाइप की भी बुक उठा लें, या फिर मैं तो कहता हूं कि अगर आप इस तरीके की बुक्स जो होती हैं जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण की स्पेशल सीरीज एंशिएंट वगैरह की, वहां पर भी इन चीजों को बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि हाँ, ये जो विमा कडफिस हैं जो कि कुषाण डायनेस्टी से आते हैं, इन्होंने सबसे पहली बार देखेंगे कि गोल्ड कॉइन का अच्छा एक यूज किया है। और यहाँ पर उस समय जनरली कॉपर और सिल्वर के कॉइन्स यूज होते थे। ओके, और मैक्सिमम जो कडफिश के कॉइन्स हैं वहां पर आप देखेंगे कि बुद्धा का सिंबल यूज किया गया है, और त्रिरत्न वगैरह जो है उनकी वहां पर मेंशंस हैं। हालांकि वर्ष अगर देखें तो वहां पर शिव जी की मतलब कह लें कि उनसे रिलेटेड सिंबल्स वगैरह जो हैं, जैसे कि नंदी है या नंदी पद जो है, ये सभी वहां प्रस्तुत किए गए हैं। और ये पता चलता है कि कहीं कहीं पर शिव जी के साथ बुल को दिखाया गया है, कहीं बिन बुल के दिखाया गया है, त्रिशूल को दिखाया गया है। पता चलता है कि वो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस था। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इंग्लिश में अगर पढ़ दूं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अकाउंट्स फॉर डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन? यानी इस तरीके से जो अर्थ अपने एक्सिस पर घूर्णन करती है, इसके वजह से ही दिन और रात होती है। पहली बार सबसे पहले कौन बताया? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, या वराहमिहिर? अब ये आप सोच के सही जवाब दीजिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। ये इंडिया के मैथमेटिशियन हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, और इनका जन्म हुआ था 476 सीई में। ठीक है, कहां पर? तो पटना, और पटना उस समय कुसुमपुर कहा जाता था। ठीक है, कौन सी रेन थी, कौन सी डायनेस्टी थी? गुप्ता डायनेस्टी के टाइम की बात हो रही है। ओके, इन्होंने बहुत तरीके के अपने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, और जो पटना के नजदीक तारेगना जगह है वो इनसे रिलेटेड है, आप जानते हैं इस बात को।
मसूरी वाला जो क्षेत्र कहलाता है, मसौढ़ी का क्षेत्र कहलाता है एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 85 पर आ जाते हैं कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। अब ये बात हो रही है इस क्षेत्र की, आपको सोचना है, समझना है, ठीक है। देखिए, ये बात हो रही है आज का जो इंडो चाइना का क्षेत्र है उस जगह की बात हो रही है, ठीक। स्वर्ण भूमि कहा जाता था। वहां का कौन सा राजा था जो यहाँ पर उस समय पाल डायनेस्टी है, तो यहाँ पर देवपाल से रिक्वेस्ट किया था कि आप यहाँ पर 5 गांव ग्रांट में दे दीजिए ताकि जो मोनेस्ट्री बनाई गई है नालंदा में उस राजा के द्वारा उसका देखभाल हो सके। धीरेन्द्र, संग्राम, धनंजय या बलपुत्र देव या फिर चूड़ा मणिवर्मन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बालपुत्र देव। ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नयापन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 86 की पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन एक कठिन क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सोचना था, समझना था, और इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाता है। ओके, तो ये जो रचना है माना जाता है कि ये अरियन के द्वारा लिखी गई है, लेकिन इसका जो वास्तविक लेखक है उसका इतना अच्छा साक्ष्य नहीं मिलता है। सिर्फ इसका आंसर जो है बीपीएससी ने ऑप्शन ई ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 87 कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त कहां से हुआ। तारिख ए हिंद से, या ताजुल मासिर से, या तबाकत ए नसीरी से, या तारिख ए मुबारक शाही से। पहला पहला इंस्टेंस, पहला विवरण जो है वो कहां से मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर है तबाकत ए नासिरी। अब बात ये आ जाती है कि बताइए कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस बुक के रचयिता हैं मिन्हास सिराज, ठीक है, मिन्हास अल सिराज, ठीक है, इनके द्वारा ये मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 पर आ जाते हैं कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, ठीक है। विच सुल्तान डिमांडेड हाफ ऑफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। और ऑप्शन ई तो आप जानते ही हैं। तो ये बात हो रही है बिहार के क्षेत्र की, और यहाँ पर ना सिर्फ बिहार के क्षेत्र की, जो भी रेन था अलाउद्दीन खिलजी का, तो वहां पर उसने टैक्सेशन हैवी रखा था, और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सेक्ट से बिलोंग करते थे, यानी सूफीज्म आप पढ़े हैं, हमने उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। तो आप बताइए, क्या वो सुहरावर्दी सिलसिला से थे, या ऋषि सिलसिला से, या चिश्ती, या फिरदौसी सिलसिला से। ये एक आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो बहाउद्दीन जकारिया है वैसे वो एक सुन्नी मुस्लिम थे और सूफी संत, और ये सुहरावर्दी संप्रदाय का जो स्थापना है इन्हीं के द्वारा किया गया। ओके, तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं कि इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित किया था। यानी एक राजा है जिसने अपने ट्रूप्स को 200 में 250 और 500 यूनिट्स में बांटा था। अब ये बहुत अजीब फैक्ट्स हैं, पता नहीं क्यों इस तरीके के सवाल तो नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, और यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बहलुल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह या इस्लाम शाह। ओके, तो सोचिए, गेस करिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, और इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ई। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, वो ऐसा इसलिए कि एक से अधिक करेक्ट आंसर है। शेर शाह और उसका पुत्र इस्लाम शाह दोनों मिलकर इस स्ट्रैटेजी पर काम किए, और बाद में इस स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाया गया अकबर के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 91, यह कथन किसका है।
ये स्टेटमेंट मैं बोल देता हूं कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। ये स्टेटमेंट किसने दिया कि 5,000 to 20,000 men worked for 40 years to build the place of 40 pillars at Allahabad in Akbar टाइम या अकबर के रेन में। अब ये इलाहाबाद आजकल प्रयागराज कहा जाता है और यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं मनुची या फिर ट्रेवनियर या फिर विलियम फिंच या अब्दुल हामिद लाहौरी। सोच के आपको सही जवाब देना है और ये स्टेटमेंट दिया गया था विलियम फिंच के द्वारा। तो 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ओके, जब हम यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस को देखते हैं या स्टडी आईक्यू में जब आपके लिए हम लोग स्मार्ट कोर्सेज बनाए हैं बिहार को फोकस में रखते हुए, तो जिस राजा के समय में जो विदेशी शासक आया है, आई मीन विदेशी ट्रैवलर आया है, उस पर हमने एक विशेष फोकस रखा है। क्वेश्चन नंबर 92, कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? विच सुल्तान वाज रिप्यूटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर। इसकी नीतियां अच्छी थी और लोग इसको प्यार से अकबर ऑफ कश्मीर कहते थे। तो किस सुल्तान की बात हो रही है? अब इस सवाल में आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये इतना रटा रटाया सवाल है कि इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। ये जैनुल अब्बुद्दीन जो है, अब्बुद्दीन, जैनुल अब्बुद्दीन, इसकी बात हो रही है। करेक्ट आंसर हो गया 92 का ऑप्शन डी। अब जरा सा आपको रेन वगैरह पता होना चाहिए कि हाँ ये कब की बात हो रही है। तो ये कश्मीर का 8वां सुल्तान है और इसका जो शासन है ये अकबर से पहले था, करीब अकबर से 100 साल पहले इसका रेन था, लेकिन इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 पर चलते हैं कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ओके, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह या सैयद अहमद या सलीमुल्लाह या मोहम्मद अली जिन्ना। ये एक साधारण और आसान सा सवाल है क्योंकि जब आप स्पेक्ट्रम एग्राफ बुक्स पढ़ते हैं वहां पर इन चीजों को काफी डिटेल में डिस्कस किया गया है। करेक्ट आंसर हो गया हाजी शरीयतुल्लाह। अब ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये एक आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94, यानी आप समझ रहे हैं यहाँ पर जो भी रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं और जो रिवाइवल मूवमेंट्स हैं एंशिएंट इंडिया की, उनसे सवाल पूछे गए हैं बैक टू बैक। क्वेश्चन नंबर 94, पुस्तक पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? सवाल का मकसद समझिए कि आजादी से पहले के भारत के पुस्तकों पर विशेष जोर रहता है बीपीएससी का, और ये तो आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ को देखते हुए इस बुक की रचना की थी। करेक्ट आंसर हो गया 94 का ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक न्यूज़पेपर भी चलाया जाता था, रफ्त गुफ्तार, इसका मतलब होता है द ट्रूथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम यानी कि बंगाल टेनेंसी एक्ट के द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसके लिए बहुत तरीके की लड़ाइयां लड़ी गई थी, तभी जाकर ये हासिल हुआ था। ऑप्शंस दिए गए हैं 1868, 1881, 1885 या 1893। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, 1885 में क्या होता है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है ये विधान परिषद के द्वारा जो रेंट आयोग के रिकमेंडेशंस को मानते हुए पारित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? अब ये इंटरेस्टिंग सवाल है। ऑप्शन है 1897, 1907, 1905 या 1912। अब इससे आसान सवाल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो करेक्ट आंसर बता दीजिए कि बात है 1912 की। दिल्ली दरबार वगैरह की बात है दिसंबर में डिक्लेयर कर दिया गया था और फाइनली 22 मार्च 1912 को उड़ीसा के साथ बिहार जो है वो बंगाल से अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? हु इनवाइटेड गांधी टू महात्मा गांधी जी टू चंपारण? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजहरुल हक या फिर कृष्ण सहाय?
इससे आसान सवाल शायद ही कोई होगा। आप चंपारण के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप राजकुमार शुक्ला को जानते हैं। इनके गांव के नाम को जान लीजिए। इनके गांव का नाम है मुरली भरावा। इसके ऊपर भी सवाल पूछा जा चुका है, तो राजकुमार शुक्ला जी के गांव को जान लेना एक बार के लिए उचित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? Who raised the flag of independence at the Congress session of 1929? यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात होनी चाहिए थी। मौलाना मोहम्मद अली, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ऑप्शन ई है, एक से अधिक भी सवाल का जवाब हो सकता है। सोचिए और आप फिर इसका जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पंडित नेहरू के द्वारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की बात कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ये बीपीएससी में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन में से एक है, और यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 1921, 1927, 1931, 1934, यानी 1921, 1931, 1927 या 1934। ये बीपीएससी बार बार रिपीट करता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर 1931 बताइए, और तेजी में आगे आप बढ़ सकते हैं। कुछ इमिनेंट पर्सनालिटीज का अगर नाम बताना हो तो आप इससे रिलेटेड बता सकते हैं, जैसे कि अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, फुलेवा प्रसाद वर्मा, महेंद्र नारायण रॉय, सत्यनारायण सिंह, अंबिका कांत सिंह। ये सब उसके कहने के फाउंडिंग मेंबर्स थे। 100 नंबर सवाल, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? यानी हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार? अनुग्रह नारायण सिंह या अनुग्रह बाबू, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, या श्री कृष्ण सिन्हा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो गया 100 का ऑप्शन डी, यानी श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिन्हा जी जो हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन किया गया। कब की बात हो रही है? तो जो 1936 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे पोस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, इसके बाद जो इलेक्शंस हुए थे, जो प्रांतीय चुनाव हुए, उसके बाद की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? अब स्थल रुद्ध का मतलब हो गया लैंड लॉक्ड कंट्री। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब होता है कोई ऐसा देश जिसकी बाउंड्री किसी भी ओशन को ना टच करे, या किसी भी सी को ना टच करे, उसको ओपन ओशन या ओपन सी का एक्सेस ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको यूरोप का पहले मैप देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये यूरोप का मैप रहा, तो यहाँ पर पहले चारों जो देश दिए गए हैं इनको इनसर्कल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि काम आसान हो जाए। जैसे यहाँ पर ये यूक्रेन नजर आ रहा है, यहाँ पर आप हंगरी देख पा रहे हैं, और यहाँ पर कौन सा देश आपको नजर आ रहा है जो ढूंढना है? बेल्जियम। ओके, तो आप यहाँ पर इस बेल्जियम देश को देख पा रहे हैं, और एक रोमानिया दिया गया है। रोमानिया ये बड़ा सा देश है यहाँ पे इनके तुलना में। तो ये इस तरीके से चारों देश हो गए। देखिए यहाँ जो बेल्जियम है, इसको तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो अटलांटिक ओशन है उसको इसका एक्सेस मिला हुआ है। यूक्रेन जो है ब्लैक सी होते हुए यहाँ पर कर्च स्ट्रेट, अजोव वगैरह सब कुछ देखते हैं कि ये करते हुए ये फाइनली जाके मेडिटेरेनियन और इस तरीके से ये अटलांटिक को मिल जाता है। तीसरा जो देश है रोमानिया, सेम इसकी भी स्टोरी है, लेकिन जो ये हंगरी है ये लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से ये स्थल से घिरा हुआ है, स्थल रुद्ध है, और यही करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्नियो, मडागास्कर, ग्रेट ब्रिटेन और सुमात्रा। तो जैसा कि आप इस मैप को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर इन कंट्रीज को पहले, या इन आइलैंड्स को देख लेते हैं। ये जो मडागास्कर है, ऑप्शन सी, ये रहा मडागास्कर। जो बोर्नियो कहा गया है, तो वो यहाँ जो इंडोनेशिया लिखा गया है ये बोर्नियो है। यहाँ पे टोटल 3 देश हैं इस पर, एक है इंडोनेशिया, एक है मलेशिया, और एक यहाँ छोटा सा देश है ब्रुनई, ओके, जिसकी राजधानी बंदरसरी बेगवान है।
ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला रीजन, और सुमात्रा। तो जावा और सुमात्रा, ये यहाँ की बात हो रही है, ये आइलैंड रहा सुमात्रा का, इंडोनेशिया का ये आइलैंड है। अब इसमें बताना है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है। इस तरीके का सवाल बीपीएससी हर बार पूछ रहा है। एक बार जापान वगैरह न्यूजीलैंड को तुलना करते हुए पूछा गया था, और ये भी सवाल आप देख पा रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, बोर्नियो जो है ये इन चारों में सबसे बड़ा आइलैंड है। और बोर्नियो इसलिए भी न्यूज में रहा है क्योंकि इंडोनेशिया अपनी राजधानी जो है यहीं पर शिफ्ट करने वाला है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है यहाँ पर मेडिटरेनियन क्लाइमेट यानी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? ऑप्शंस हैं मध्य चिली यानी सेंट्रल चिले, केप टाउन, एडिलेड, पंपास। वो कौन सा क्षेत्र है? देखिए ध्यान से समझिए। तो आप मध्य चिली समझ रहे हैं कि ये इस क्षेत्र की बात हो रही है, यहाँ पे चिल्ले देश है जिसकी राजधानी सेंटियागो है। केप टाउन यानी कि बात हो रही है साउथ अफ्रीका की, यानी ये वाला क्षेत्र हो गया। एडिलेड यानी कि ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र की बात हो रही है। और ये पंपास जो है ये अर्जेंटीना के इस क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, अब आप सोच के बताइए कि कहां पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट नहीं दिख रहा है। ये मैप आपको बहुत अच्छे से दिखा रहा है, और शायद इसमें अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि जो पंपास है, वो जो ग्रासलैंड है, वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के लिए नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो ये अर्जेंटीना के क्षेत्र में पंपास पड़ता है, और यहाँ जो है ये लोलैंड्स हैं। और ये आप जब पढ़ते हैं यहाँ पर ग्रासलैंड्स, जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, तो वहां का क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस आपको नजर आता है। इसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से कुछ भी लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, यहाँ नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 104, वो देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, चीन, ब्राजील, जापान। ये एक आसान सवाल है क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, जानते सुनते आए होंगे कि चीन जो है वो काफी आगे है, लीडर है रेशम के प्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 105, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ठीक है, प्रोडक्शन पूछा जा रहा है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का आफ्टर यूएसए। ठीक, तो ये सवाल जो है ये न्यूज करेंट्स बेस्ड हो सकता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सऊदी अरबिया है। क्वेश्चन में जो फिगर दिया गया है मोर और लेस कांस्टेंट ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? Which one of the following is not a part of मेघालय प्लेट्यू? यहाँ पे बताया गया है भुवन की पहाड़ियां, गारो, खासी, जैंतिया। तो देखिए गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों ट्राइबल कम्युनिटीज भी हैं, और इनके नाम पर ही पहाड़ों के नाम दिए गए हैं। और ये जो भुवन का हिल्स है ये उसका हिस्सा नहीं है। ये तो बात आप बचपन से सुनते आए होंगे। मैं बचपन वर्ड कह रहा हूं क्योंकि मेरा कहने का मतलब होता है कि जब आप 9th-10th क्लास में पढ़ते होंगे, 9th-10th स्टैंडर्ड में, तो ये चीजें आप कई बार सुन चुके होंगे। ठीक है, तो ये जो भुवन की पहाड़ियां हैं ये असम से इत्तेफाक रखती हैं, तो करेक्ट आंसर यही हो गया क्योंकि यह नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 107, यह माउंटेन पास बताना है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है? जोजिला, रोहतांग, नाथुला या खीबर पास। सही जवाब बताइए क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नाथुला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 पर चलते हैं। करेवास, करेवा ये एनसीईआरटी का टर्म है। करेवा डिपॉजिट, करेवा सॉइल जो है इसमें बहुत अच्छी खेती होती है जैफरॉन की। सैफरॉन की एक लोकल वेराइटी है। ये आपको कहाँ मिलता है? इस तरीके का अगर मिट्टी आपसे पूछा जाए इंडिया में कहाँ मिलेगा, ये कश्मीर घाटी में मिलने वाला क्षेत्र है। करेवा की खेती, करेवा में ही सैफरॉन के स्पेशल वेराइटी जैफरॉन की खेती होती है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक उठाइए, वहां ये बात लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 109, ये सेंसस से क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, भारत की कुल जनसंख्या में नागरिक जनसंख्या यानी ऐसी पॉपुलेशन जो शहरों में रहती है, अर्बन पॉपुलेशन, कितने परसेंटेज है? और इस तरीके का जब सवाल है तो पैरेलली बिहार के बारे में भी आपका फिगर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए।
तो इंडिया के लिए ये फिगर 31% है, इंडिया के लिए तो 31 जान गए, बिहार के लिए करीब 11% है। ओके, क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ पर बात हो रही है नीति आयोग कि भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतक समूह यानी थिंक टैंक है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको बताना था। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म आसान है, आप बताइए। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 111, बात हो गई कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पर कब हुआ। आप जान रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में ये पॉपुलर डिमांड उठी थी, इसके बाद इस तरीके की बातें हुई। करेक्ट आंसर है इसका 1956, 1956। और आज का आखिरी सवाल कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी जहां ईख की खेती ज्यादा होती होगी उसी को शुगर बॉल कहेंगे ना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या हरियाणा। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है शुगर के प्रोडक्शन में लीड स्टेट है और इसको बॉल कहते हैं, शुगर बॉल कहते हैं, चीनी का कटोरा। और अगर वैश्विक स्तर पर पूछा जाए तो क्यूबा हो जाएगा। क्यूबा एक आपको टापू देश नजर आता है जब आप अटलांटिक ओशन को देखते हैं, और क्यूबा की राजधानी हवाना है। वहां के बहुत लंबे समय तक जो हेड ऑफ स्टेट रहे हैं उनका नाम है फिडेल कास्ट्रो, और उनका रसिया से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है, लेकिन यूएसए से बड़े ही मतलब खट्टे रिश्ते रहे हैं। ओके, तो ये हम लोग 112 सवाल देख लिए 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में जो आए थे, और इससे आपको एक नया आइडिया लगेगा जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर को देखना, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जियोग्राफी के क्वेश्चंस, पॉलिटी के क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस, सबका आइडिया, करेंट्स किस तरीके से पूछे जाते हैं, हर एक कुछ आप समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर अंत में आपको सारे आंसर्स एक जगह दे दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक में आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप doubt.studyiq@gmail.com पर पूछ सकते हैं, या आप इन नंबर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।